इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ आज फिर से बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। तीनों आतंकियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा कर्मियों का शोपियां में ऑपरेशन पूरा हो चुका है। खुद को घिरता देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पहले आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन सुरक्षा बलों की बात को आतंकियों ने नहीं माना। उसके बाद फायरिंग कर भागने के चक्कर में तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के हादीपुरा में इन आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ। 24 घंटे में आतंकियों के खिलाफ ये दूसरा बड़ा एनकाउंटर था, जिसमें 8 आतंकी मारे गए। और अब खबर देश में हुए कोरोना के सबसे बड़े विस्फोट की। पिछले 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों की तादाद 1.5 लाख के पार चली गई है। दूसरी लहर में पहली बार किसी राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन के हालात बने हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अब लॉकडाउन के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं है। कोरोना पर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये तीनों ही उपाय आजमाए, लेकिन ना तो कोरोना का संक्रमण रुका और ना ही लोगों की लापरवाही कम हुई है। जबकि देश में टोटल कोरोना मरीजों में महाराष्ट्र का हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लिहाजा महाराष्ट्र में लगा वीकेंड लॉकडाउन जल्द ही कंप्लीट लॉकडाउन में बदल सकता है। इसकी वजह कोरोना की डराने वाली रफ्तार जो महाराष्ट्र में कहर ढा रही है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 55,411 केस दर्ज किए गए, जबकि 309 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के ये टोटल एक्टिव केस 5,36,682 हैं। वहीं देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 11,02,316 है। यानी देश में कुल मरीजों का करीब आधा महाराष्ट्र में है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सीएम उद्धव ठाकरे कई दफे हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। पिछली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को आगाह किया था। इस बार विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में उद्धव ने कहा हालात ठीक नहीं है और लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं दिख रहा। जो भी आज परिस्थिति कोविड की है पूरे राज्य में, उससे सभी दलों को अवगत कराने का काम किया और एक कंसेंसस बना के कोई निर्णय लिया जाए, इस दिशा में सरकार ने काम किया है। कल लगभग जो हमारा टास्क फोर्स है कोविड को लेके, उसको चर्चा करके सरकार कोई निर्णय लेगी। पूरे महाराष्ट्र में अभी वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन इसके नियमों का पालन नहीं हो रहा। ये तीनों तस्वीरें मुंबई की हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनल और दादर रेलवे स्टेशन पर जहां लोगों की भीड़ उमड़ी, वहीं दादर सब्जी मंडी में भी लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। ऐसी हालत में लॉकडाउन को लागू करने को लेकर क्या नियम होने चाहिए, इसे लेकर उद्धव ठाकरे कोविड टास्क फोर्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग करने वाले हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों के साथ रोजाना 300 से ज्यादा लोगों की जानें जा रही हैं। लगातार हो रही मौतों के कारण महाराष्ट्र के कई शहरों से शमशान गृहों में जगह अब नहीं बची है अंतिम संस्कार करने के लिए। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पालन यहाँ नहीं हो रहा। अहमदनगर के अमरधाम से आई ये तस्वीर ही बहुत कुछ कह जाती है महामारी से बदहाल शहर के बारे में। लगातार हो रही मौतों के बीच ना इतने साधन हैं और ना ही इतनी मोहल्लत कि अंतिम संस्कार में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। खुले शमशान में शवों का दाह संस्कार करने को मजबूर है परिवार वाले, वो भी 12 से 15 घंटे के इंतजार के बाद। अभी सुबह से जो वाहिनी विद्युत वाहिनी उस पर कम से कम एट ए टाइम 20 पेशेंट डेट होते 24 घंटे में, वो 2 ही है अपने पास में। हाँ, उसकी गिनती बढ़ानी चाहिए प्रशासन। महाराष्ट्र में ऐसी हालत अकेले अहमदनगर की नहीं, बल्कि भंडारा जैसे छोटे शहरों में भी हालात ऐसे ही हैं। शवदाह गृहों में इलेक्ट्रिक क्रीमेशन मशीनों की किल्लत है, जिसकी वजह से लाशें लकड़ी की चिता पर जलाई जा रही हैं। अहमदनगर जिले में हर रोज 40 से 45 मौतें हो रही हैं, जबकि भंडारा में पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई। इनमें से आधे शवों का अंतिम संस्कार ही इलेक्ट्रिक शवदाह गृहों में हो पा रहा है। दिल्ली में कोरोना केस बढ़कर रोजाना 8,000 के करीब पहुंच गए हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी कई सख्त कदम उठाए। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हुई है।
24 घंटे में 7,897 नए मरीज। लेकिन इसके बावजूद न दिल्ली के बाजारों में भीड़ कम हुई है और न कोविड नियमों का पालन हो रहा है। कहने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है ये कोरोना। तो मास्क कुछ नहीं लगाना आएगा, मास्क लगा ले। खा रहा हूँ मैं, अपनी मर्जी से खा रहा हूँ। एक दिन में 39 लोगों की जान चली गई। फिर भी दिल्ली की सब्जी मंडियों में लोग कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वैसे मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? लगा तो रखा है। कहाँ लगा रखा है? तो अब आपने जेब से निकाला? लगा दिया। लापरवाही का नतीजा यह है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। सर किस तरह के होंगे? हम आपको बता देंगे आज या कल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। दिल्ली में एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा रहा है। बावजूद इसके न कोरोना का संक्रमण रुक रहा है और न उससे होने वाली मौतों में कमी आ रही है। कोरोना को काबू करने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन से बचने के लिए तमाम जो विकल्प हैं वो आजमाए जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। कोरोना की खतरनाक होती दूसरी लहर को मात देने के लिए राज्य सरकारें तमाम विकल्प आजमा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी तेजी आई है। कंटेनमेंट जोन पर पूरी नजर रखी जा रही है। सबसे पहले बात यूपी के लखनऊ की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कंट्रोल रूम का दौरा किया और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुनिश्चित करें कि धार्मिक स्थलों के अंदर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग ना हों। राज्य में RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाएं और टीका उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इससे पहले कोरोना के चलते काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यूपी का कोरोना मीटर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के रिकॉर्ड 12,748 केस आए हैं, जबकि 46 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के सूरत में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बाद प्रवासी लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। सूरत बस अड्डे पर भारी संख्या में लोग अपने घरों को लौटते नजर आए। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में भक्तों की एंट्री पर रोक लग गई है। ट्रस्ट के मुताबिक सोमनाथ मंदिर के सोशल मीडिया पेज पर भक्त लाइव आरती देख सकेंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते संकट के बीच जीवन रक्षक माने जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड काफी बढ़ गई। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग बड़े पैमाने पर चल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती डिमांड के बीच इंजेक्शन की किल्लत इतनी है कि जगह जगह इसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नासिक में लोग इसीलिए नाराज हैं क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन की धड़ल्ले से कालाबाजारी की जा रही है और जरूरतमंद सबसे ज्यादा परेशान हैं। 3 दिन से फिर रहा हूँ, 2 दिन से मेरे भाईजान फिर रहे इंजेक्शन के लिए, पर उनको नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। 8 दिन से हम लाइन में रात दिन एक करके खड़े हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग कोविड पेशेंट के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदते थे, ब्लैक में इसे 20,000 रुपए में बेचते थे। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार हिंसा के बाद 5वें चरण की वोटिंग के लिए 48 घंटे के बजाय 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। कूच बिहार में चौथे चरण के दौरान वोटिंग के दौरान सुरक्षा बलों की फायरिंग में 5 लोग मारे गए थे। कूच बिहार बूथ नंबर 126, गोली से 4 की मौत। कूच बिहार बूथ नंबर 285, फायरिंग में 1 की मौत। बंगाल में वोटिंग का चौथा दौर आते आते हिंसा की वो आशंका आखिर सच साबित हुई। कूच बिहार में हालात ऐसे बने कि सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी। 5 लोगों की मौत इसी फायरिंग में हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग आगे की वोटिंग के लिए सख्त कदम उठा रहा है। चुनाव आयोग ने कूच बिहार में किसी भी नेता की एंट्री पर 72 घंटे के लिए बैन लगा दिया है। फायरिंग की घटना के बाद ममता बनर्जी ने आज कूच बिहार जाने का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी नेता की एंट्री पर बैन लगा दिया है। इसके साथ फायरिंग को लेकर सुरक्षा बलों को क्लीन चिट दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्र पर लाइन में खड़े मतदाताओं और वोटिंग करा रहे कर्मचारियों की जान बचाने के लिए CISF के जवानों के लिए फायरिंग करना जरूरी हो गया था।
चुनाव आयोग के इस तर्क को ममता बनर्जी ने झूठ करार दिया और मामले की सीआईडी जांच का आदेश भी दिया। कूच बिहार हिंसा के बाद बंगाल की राजनीति और गर्मा गई है। पीएम मोदी ने हिंसा के लिए दीदी के भड़काऊ भाषणों को जिम्मेदार ठहराया। तो कूच बिहार हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग तक कर दी। चुनाव में हार निश्चित देख दीदी अब अपने पुराने खेल पर उतर आई है। बंगाल में दीदी और टीएमसी द्वारा हिंसा की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय वाहिनी पूरे देश में चुनाव करवाती है, निष्पक्ष चुनाव करवाती है। अभी अभी 4 राज्यों के चुनाव मतदान समाप्त हो चुका है। दीदी समस्या सुरक्षा बलों की नहीं है, समस्या आपकी हिंसक राजनीति की है। कूच बिहार में जो हुआ उसे लेकर पीएम मोदी का नॉर्थ बंगाल की रैली से सीधा निशाना था ममता बनर्जी के ऊपर। अब तक आरोप प्रत्यारोप माहौल बिगाड़ने को लेकर होते थे। अब मोदी बनाम ममता की चुनावी जंग हिंसा को लेकर आमने सामने की हो चुकी है। कल हमारा रैली चलेगा पूरा ब्लॉक टू ब्लॉक में। कल तो इलेक्शन घर में नहीं है, पूरा अमित शाह का इस्तीफा मांगेगा और ऐसा होम मिनिस्टर देश में रहेगा तो देश को कब बेच देगा। तो अगर होम मिनिस्टर वो देश को रक्षा करे ना होम मिनिस्टर देश का कंप्लीटर बने, क्या होगा ये देश का। ममता बनर्जी ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तंज किया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दीदी 2 मई के बाद खुद ही जाने वाली है। ममता बनर्जी रिजाइन करेंगे 2 तारीख के बाद। अमित शाह को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। अमित शाह देश के गृह मंत्री है, देश सुरक्षित है और इस पहली बार चुनाव में लोग फ्री फेयर और वोट दे रहे हैं, पूरी वोटिंग हो रही है और जो उत्पात करते थे उनको सजा मिल रही है। बढ़ती तनातनी के बीच बंगाल में अभी चुनाव प्रक्रिया आधी ही खत्म हुई है। आगे की वोटिंग में शांति बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा बलों की 71 और कंपनियों को भेजने का फैसला किया है। दिल्ली के रोहिणी से दिन दहाड़े एक महिला की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। अवैध संबंध के शक में पति ने अलग रह रही पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस दौरान उसने 25 बार उस पर हमला किया। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसीलिए हम आपको नहीं दिखा रहे। एक शख्स महिला से बातचीत कर रहा है, अचानक दोनों में नोकझोंक होती है और ये शख्स महिला पर चाकू से हमला बोल देता है। इस बीच महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचते हैं, लेकिन आरोपी के चाकू दिखाने पर कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। आरोपी ने एक के बाद एक चाकू से 25 वार किए और हत्या के बाद मौके से फरार हो गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना दिल्ली के रोहिणी के बुद्ध विहार इलाके की है। महिला की पहचान 26 साल की नीलू के रूप में हुई है। रिश्ते में आरोपी हरीश और नीलू पति पत्नी थे। वारदात जिस टाइम हुआ उस टाइम लेडी को ऑलरेडी वो स्टैबिंग कर चुका था और वो लेडी नीचे लेटी हुई थी। उसके बाद भी उसने उसको नाइफ मारा तो उसका नाइफ टेढ़ा हो चुका था, तो उसके बाद उसने निकाल कर उसको सीधा करके अगेन उसने एक बार उसको मारा और मैंने बोला कि रोको रोको को इसकी वीडियो बनाओ, तो उसने मुझे ऐसे चाकू दिखाया। फिर उसके बाद वो रुका नहीं, वो भाग गया वो। हालांकि हत्या के कुछ ही देर बाद पुलिस ने आरोपी हरीश को गिरफ्तार कर लिया। आप ये जो सामने गुलशन नाम की एक दुकान देख रहे हैं, बिल्कुल इसी के कॉर्नर पर यहाँ पर उस महिला पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया गया। इंडिया टीवी पर आज बड़ा शो है, देश का हेल्थ कॉन्क्लेव। इसमें केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और एक्सपर्ट्स शामिल हैं। ये तमाम लोग बताएंगे कोरोना की दूसरी लहर पर काबू करने के लिए क्या है उपाय। मौजूदा हालात में लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच सरकार को किस प्लान पर करना चाहिए काम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।